चलिए हमें चलो बातें नहीं, बुक निकाल लो फटाफट। हाँ, मैथ्स वाले जो अपने टॉपिक्स थे, एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट हमने सारा कवर अप कर लिया है। अब जो आपके इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल सॉल्व करने बाकी है वही हमें डिस्कस करने, तो उससे शुरू करते हैं। सबसे पहले आप आ जाओ पेज नंबर 177 पे। हाँ 177। अब यहाँ कुछ सैंपल क्वेश्चंस दे रखे हैं, होल नंबर वाला टॉपिक है उसके ऊपर, तो वहां से शुरू करते हैं। अब अगेन जो पहले बात हो रही थी कि भाई सर कैल्सी अवेलेबल है नहीं है, ठीक है, रफ पेपर अवेलेबल नहीं है, तो वो चीज़ को अभी हम साइड लाइन करके चल रहे हैं। बिकॉज अगर मैं उस अप्रोच से करवाने जाऊंगा तो इसमें से मैक्सिमम सम्स फिर सॉल्व नहीं हो पाएंगे, बिकॉज रफ वर्क के बिना और कैलकुलेटर के बिना ये क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो अपना अप्रोच अभी वो नहीं है, हम कंसेप्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैलकुलेशन कैसे होता है। एग्जाम में जो भी क्वेश्चन रहते हैं, इंस्टीट्यूट को मालूम है कि वो आपको क्या अलाउ कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, तो उस चीज़ को ध्यान में रख के क्वेश्चन बनेंगे। तो उतना लेवल रहेगा कि आप उसको ओरली सॉल्व कर सको, या विदाउट पेन पेपर या विदाउट कैल्सी आपका सॉल्व हो जाए। बट अभी यहाँ पे जब क्वेश्चंस उन्होंने दिए है ना, उस पॉइंट को कंसीडर नहीं किया हुआ है, तो अपने भी उस चीज़ को इग्नोर करके चलेंगे कि सर वहाँ पे कैल्सी नहीं है, पेन पेपर नहीं है। वैसा नहीं है, अभी हम यहाँ पे लिख के सॉल्व कर सकते हैं, कैल्सी यूज कर सकते हैं, कंसेप्ट समझना है, अभी उस पर फोकस रहेगा। ठीक है, चलो तो जो सैंपल क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है वो देख लो। क्वेश्चन नंबर 1, a number in which 1/5 part is increased by 20 is equal to 1/10 part increased by 30, find the number। अब ये इक्वेशन बनाने वाला पॉइंट है। चलो तुम लोग आपस में डिस्कशन मत करो। हाँ, इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी वो समझ लेते हैं। 1/5 पार्ट ऑफ अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाई 20। अगर नंबर हमें पता नहीं है तो अपने x मान लेते हैं। 1/5 पार्ट मतलब कितना होगा, x by 5, दिस इज 1/5 पार्ट ऑफ अ नंबर। बोला अगर आप इसको इंक्रीज करते हो बाई 20, this will be equal to what, 1/10 part of a number increased by 30। देख लो जो इक्वेशन मतलब जो लिखा है स्टेटमेंट वो इस इक्वेशन से मैच कर रहा है, क्योंकि इंटरप्रिटेशन फिर एग्जाम में आपको करना है। 1/5 part of a number when increased by 20 is equal to 1/10 part of a number increased by 30। क्लियर हो गया। अब इसमें से आपको ये नंबर कौन सा है फाइंड करना है। अब तो कैलकुलेशन हो सकता है, आगे कर लो कंप्लीट, देख लो क्या वैल्यू आ रही है बता दो, कैसे सॉल्व करेंगे वो भी देख लेना। एक्स पहले काट दे, हाँ पहले, हाँ वैल्यू सेट करनी पड़ेगी। एक्स बाई 5 माइनस एक्स बाई 10 और ये 30 माइनस 20, ऐसे कर देते हैं। अब यहाँ पे आपको एलसीएम लेना है, आप ले सकते हो। ठीक है, कितना हो जाएगा ये, 2x माइनस एक्स डिवाइड बाई 100 या 10। ये सामने चला जाएगा, x की वैल्यू क्या आ गई फाइनली, 100। आ रहा है समझ में। अच्छा, एग्जाम में तो टैली करना हो तो आप विदाउट राइटिंग ऑप्शन रख के भी देख सकते हो। दूसरा आपके पास तरीका वही है, ट्रायल एंड एरर जिसको अपने बोलते हैं। आप ट्राई करके देखो, एरर आया तो आगे बढ़ो, अदरवाइज वही आंसर है। अब यही 100 अगर हम इसमें रख के देख ले तो इक्वल आना चाहिए ना दोनों तरफ। तो आपको वेरीफाई करना है तो आप इजीली कर सकते हो। 100 सपोज यहाँ पे प्लेस कर दिया तो 100 बाई 5 20, 20 प्लस 20 40 लेफ्ट हैंड साइड पर, यहाँ पे 10 प्लस 30 अगेन 40, मैच हो रहा है। तो 100 जो है वो करेक्ट वैल्यू है, वैल्यू पुट करके पता चल रहा है। तो कैसे भी गिन लो, आपका आंसर आ गया। समझ में आई तो नोट कर लो, ये देख लो उसमें सॉल्यूशन तो लिखा हुआ ही है, कैसे गिनना है आपको पता चल गया। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 2। चलो देखो इसमें क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 2 में द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 150। अब अगेन कोई भी दो नंबर अज्यूम कर लो, एक्स और वाई, प्रोडक्ट बोला है 150। दूसरा, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द नंबर्स इज 325। क्या मतलब हुआ इसका, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द नंबर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, उल्टा आपको इंटरप्रेट करना है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द नंबर्स। तो नंबर्स कौन से, एक्स और वाई, उनका स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का सम। ठीक है, तो इक्वेशन ऐसी बनेगी, टोटल बोला है 325। अब इसमें से एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए। आपको ये बेसिक चीज ध्यान रखनी है, अगर दो अननोन है तो दो इक्वेशंस चाहिए तभी वो सॉल्व हो सकते हैं। अगर आपको मैं सिर्फ ये दे दूं तो एक्स और वाई आप नहीं निकाल पाओगे, सर्टेनली नहीं बता पाओगे कौन से नंबर्स है। तो क्योंकि दो अननोन है, दो इक्वेशंस नेसेसरी है। और अगर कहीं आपके पास दो इक्वेशंस का ऑप्शन नहीं है कि दो इक्वेशन बनेगी नहीं, तो आप दो अननोन यूज नहीं कर सकते, फिर आपको एक अननोन यूज करना पड़ेगा। वैसे काम होता है, बट जब वो आएगा पॉइंट तो बताऊंगा। अभी इसको आप सॉल्व करके मुझे बता दो एक्स और वाई की वैल्यूज क्या आएंगी। कुछ आइडिया आ रहा है कैसे सॉल्व होगा। सब्स्टिट्यूशन का एक ऑप्शन है, वो कर सकते हैं।
आपके पास यहाँ पे x इंटू वाई की वैल्यू है, आप इसमें से कन्वर्ट करके x की वैल्यू निकाल सकते हो, y की वैल्यू निकाल सकते हो और इसमें पुट करके सॉल्व कर सकते हो। एक ऑप्शन आपके पास ये रहेगा, ठीक है। अपने इसमें ऐसे कर सकते हैं, जैसे सपोज मैं y की वैल्यू निकाल लूँ यहाँ से, तो क्या आएगी, y विल बी इक्वल टू 150 बाई x क्रॉस मल्टीप्लाई करके। अब आपको y की वैल्यू मिल गई इन टर्म्स ऑफ x, ये वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट कर दो तो हो सकता है। तो वो एक तरीका है सॉल्व करने का, अपने ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। करो कैलकुलेट करके देखो, हिंट तो आपको दे ही दिया, अब गिन के बता दो x और y की वैल्यू क्या आती है। और भी कोई मेथड हो किसी के पास तो सजेस्ट कर सकता है। मैथ्स में अच्छी बात है ये, मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं कि आप अलग अलग मेथड्स लगा सकते हो, जो आपको क्लिक हो जाए वो इनफ है। एक और मेथड पॉसिबल तो है, फोन साइलेंट कर लो जिनके बाकी इम्प्लाइड होता है। बोलो, कुछ आंसर आ रहा है? अच्छा, इसमें तो इन्होंने आपसे x और y की वैल्यू नहीं मांगी ना, इसमें मांगा है फाइंड द सम ऑफ बोथ द नंबर्स। मतलब अल्टीमेटली आपको चाहिए x प्लस वाई, ठीक है, वो भी निकाल लेंगे। अगर x और y इंडिविजुअली आ गया तो अपने प्लस कर लेंगे। आ रहा है कुछ आंसर किसी का? नहीं, वैल्यू पुट करके कुछ इक्वेशन नहीं बन रही क्या? देखते, नहीं तो फिर दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे और क्या। और ये थोड़ी इक्वेशन बड़ी हो जाएगी ना, एलसीएम लेंगे तो x रेज टू 4 पे चला जाएगा, नीड नहीं है। चलो इसके बदले दूसरा ऑप्शन कर लेते हैं, क्योंकि वैसे भी x प्लस वाई चाहिए। वो आइडेंटिटीज याद है क्या आपको, a प्लस बी होल स्क्वायर वाली, है ना? वो बचपन में बहुत अच्छे से रटी थी ना अपन ने, 2-2 5-5 बार 10-10 बार लिख लिख के। तो एक बार वो आइडेंटिटीज रिकॉल कर लेते हैं, उसी में से एक यहाँ पे यूज होने वाली है। और मैं सिर्फ एक नहीं बता रहा हूँ, जितनी मोस्टली यूज होती है ना, एक बार देख लेते हैं, ठीक है? तो वो टॉपिक इसमें कवर हो जाएगा। देखते हैं आपको कितनी याद आ रही है, आप बता सकते हो। सबसे पहले जो है ये वाली सबसे बेसिक है, सबको आती है। हाँ बोलो। तो मोदी जी को भी आती है, सुना आपने, है ना? ये वाली याद करके आए थे। दूसरा a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर, लास्ट में प्लस आता है माइनस आता है? प्लस। ठीक है। अच्छा, आइडेंटिटी बनती कैसे वो पता है कि याद करा दिया तो याद हो गया, कर लिया ना, इजी है। बोला दिमाग पे जोर मत डालो, है ना, वो चतुर की तरह। बोला आप रटवा दो मैं याद कर लूंगा, कैसे आया ये मत पूछो। देखो ये थोड़ा प्रॉब्लम भी है, अब कितनी स्कूलों में बताते भी ऐसा नहीं है कि कैसे आया नहीं बताते, बट अगर बता दिया ना तो ज्यादा इजी हो जाता है, फिर लर्निंग का बर्डन खत्म हो जाता है। अब आपको बताया होगा स्कूल में, ऐसा नहीं कि नहीं बताया होगा, बट देख लो, मुझे नहीं पता आपने कैसे प्रिपेयर किया। ए प्लस बी होल स्क्वायर एग्जैक्टली है क्या? ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, यही तो है एग्जैक्टली, तो यही है ना। अब ये आइडेंटिटी को कोई रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मल्टीप्लीकेशन किया और कुछ नहीं, रिजल्ट आपको याद करवा दिया। आप ऐसे मल्टीप्लाई करते हो, याद है, एक एक एलिमेंट, हर एलिमेंट एक दूसरे से मल्टीप्लाई होता है। तो ये मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर बनेगा, फिर ये मल्टीप्लाई होगा तो प्लस ए बी बनेगा, फिर ये मल्टीप्लाई होगा, इसमें बोलते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना चाहिए, तो क्या वो लाइक टर्म्स मैच हो जाते हैं। फिर ये मल्टीप्लाई होगा, अब ये लाइक टर्म्स ऐड हो जाएंगे, बन गई आपकी इक्वेशन। अब इसको 10 बार लिख के याद क्यों करना है, जब मल्टीप्लाई करके आंसर आ ही रहा है। तो इक्वेशंस तो वैसे ही बनी, ये तो रिजल्ट है, आया कहाँ से, कुछ नहीं है, प्रोडक्ट है और कुछ नहीं। तो ये इक्वेशन जिस तरीके से बन रही है, तो माइनस वाली भी आपको बनानी है सेम तरीके से, आप बना सकते हो, क्योंकि वो माइनस बी इंटू माइनस बी लास्ट में प्लस बी स्क्वायर होता है, इसलिए यहाँ पे प्लस आ रहा है। सिंपल सा लॉजिक है इसका। इसके बाद तीसरी आइडेंटिटी, हाँ बोलो, इसका क्या आएगा? ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये भी मल्टीप्लाई करोगे तो यही बचेगा। बोलो, नहीं होती ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ऐसे करके नहीं होगा। इसकी कोई आइडेंटिटी है नहीं, इसकी है ही नहीं। ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी कर दोगे तो फिर वापस ये बन जाएगा,
तो 2ab कहाँ चला गया, ठीक है, तो इसकी आइडेंटिटी है नहीं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की कोई आइडेंटिटी नहीं बनेगी। अच्छा क्यूब वाली भी होती है ना, हाँ ये थोड़ा लेवल बढ़ रहा है, स्क्वायर वाली तो याद है, क्यूब का क्या करें, चलो ट्राई करते हैं, बताओ कुछ। अच्छा 3a स्क्वायर बी, ठीक है, और प्लस बी क्यूब, अच्छा ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। अब ये आ गई माइनस बी क्यूब, सही है। ये माइनस प्लस याद रहते, कौन सी माइनस है कौन सी प्लस है, सबको याद रहते हैं, बोलो जेन्युइनली सबको याद था ये, क्योंकि अभी भी गलत है, ये प्लस है, ये माइनस है पक्का, अच्छा तो ये माइनस आता है ऐसा, ये वाला, ये कौन सा माइनस कौन सा प्लस, वैसे एकदम फ्लो में रटा हुआ है ऐसा, ठीक है। देखो इसका ना ये आइडेंटिटी जो बनती है ना a प्लस बी होल क्यूब वाली, इसको अपने थोड़ा सिंपल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वो सिंपल फॉर्म कैसा होगा वो भी समझ लो, मुझे इसके कंपैरिजन में ज्यादा सिंपल लगता है। देख लो ये सेम है या कुछ अलग है, ये दोनों, हाँ देख लो दोनों सेम है अलग है, सेम ही है ना, देखो कितना खतरनाक है, ए स्क्वायर बी ए बी स्क्वायर बोलते बोलते दिमाग में मिक्स हो जाता है, कौन से पे स्क्वायर में कौन से पे क्या, ठीक है, ये थोड़ा सिंपल लगता है ना। अच्छा टर्म्स भी लिखने में सही लग रहे हैं, अच्छा यही चीज माइनस में रखे तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, दोनों सेम है, अब वो आ गया माइनस 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 प्लस, आपने जो बोला वही है, बट है ना ये थोड़ा सिंपल लगता है, ये लगता है कि अपने लेवल की चीज है, ये कर लेंगे अपने, ये आता है तो घूम जाते हैं, माइनस 3a स्क्वायर भी प्लस 3ab स्क्वायर, अब पहले ए स्क्वायर वाला लिखना है कि बी स्क्वायर वाला लिखना है, वो अगर गया थोड़ा कंफ्यूजन होना चाहिए, बस 1% भी हो गया ना माइनस प्लस सब घूम जाएगा वैसा है। तो ये दोनों चीजें सेम है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इसमें से ना कॉमन निकाल दिया और कुछ भी नहीं किया, इसमें से 3ab कॉमन निकाल दिया, देख लो उतना ही किया है, तो यहाँ पे a प्लस बी बचा या a माइनस बी बचा। अब ये आइडेंटिटी में और इसमें फर्क ये है कि इसमें माइनस प्लस याद रखना पड़ता है, क्योंकि एक प्लस आ रहा है बीच में, अब ए स्क्वायर बी में प्लस है कि ए बी स्क्वायर में प्लस है, वो कंफ्यूजन है। इसमें पता है मतलब बेनिफिट ये है कि अगर यहाँ माइनस की साइन है, सारे माइनस है, फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये बन जाएगा, अगर जरूरत पड़ेगी तो कर लेंगे, तो दोनों चीजें सिमिलर है, बट अगर याद रखना हो तो ये थोड़ा सा इजी लगता है, तो आप इस फॉर्मेट में भी याद रख सकते हो, अल्टीमेटली ये इसमें से बन जाएगा। तो ये क्यूब वाली आइडेंटिटी हो गई। अच्छा क्यूब में एक और चीज होती है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये भी थी कुछ आइडेंटिटी, इसमें क्या था, हाँ ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए बी था या 2ab था, ए बी था, यहाँ 2 नहीं आता, और माइनस वाली भी थी आइडेंटिटी, ए स्क्वायर ए बी, ठीक है सही है, माइनस वाले माइनस प्लस वाले प्लस, करेक्ट है, ऑपोजिट तो नहीं था ना, नहीं प्लस ही, कहाँ पे, हाँ मैं वही याद कर रहा हूँ, गड़बड़ तो नहीं हो रही, एक बार मल्टीप्लाई करके देख ले, क्योंकि मुझे वैसे ध्यान है ऑपोजिट है, हाँ क्योंकि तभी वो कैंसिल आउट होगा, नहीं तो कैंसिल नहीं होगा, एक बार देख लेता हूँ, मुझे वैसा ध्यान है कि प्लस में माइनस था और माइनस में प्लस है, ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर, अगर ये करेंगे तो नहीं बनेगा, प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी, हाँ वो कैंसिल आउट नहीं होगा, प्लस में माइनस है और माइनस में प्लस है, अब हो जाएगा, हाँ ऑपोजिट आता है ना, तभी वो टर्म्स कैंसिल आउट हो पाएंगे। अब मल्टीप्लाई करके देख लो, ये मल्टीप्लाई कर लो, ए क्यूब, आपस में बातें नहीं करनी है, यहाँ देखो ये मल्टीप्लाई हुआ, देख लो ये टर्म्स कैंसिल आउट हो रहे हैं, माइनस ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर बी ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, तो यही बचा, तो कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो प्लस में माइनस है माइनस में प्लस है, ठीक है डन, समझ आई। ये सब आइडेंटिटीज मोस्टली यूज होती है स्क्वायर और क्यूब वाली कहीं ना कहीं, और इसके बाद एक आती है फोर्थ पावर वाली,
अरे लास्ट है, मैं बता रहा हूँ, कंप्लीट कर लो। अब मैंने भी याद की तो समझाऊंगा तो सही ना। चलो तुम लोग यहाँ सुन लो, आपस में बातों में लगे रहते हो। हाँ बोलो, a⁴ माइनस b⁴ बोलो, है कोई बता रहा है क्या आइडेंटिटी? बोलो बोलो। हाँ a माइनस बी, देखो सिंपल है ये वाली, ये ऐसे पहले डिवाइड हो जाएगी a² माइनस b² इंटू a² प्लस b², ये ऐसे डिवाइड हो जाएगी, फिर ये वाली वापस फर्दर डिवाइड हो जाएगी, यही तो है। तो फाइनली ऐसा बनेगा a माइनस बी इंटू a प्लस बी इंटू a² प्लस b²। अगर कहीं फोर्थ पावर आता है तो ऐसे डिवीजन हो सकता है, क्योंकि इसका तो आगे स्प्लिट होगा नहीं फैक्टराइजेशन, तो ये टर्म्स बनेंगे। क्लियर हुआ? तो अगर आइडेंटिटीज में अगर इस लेवल पे कुछ आ सकता है तो इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, यही आने वाली है। तो सारी एक बार आपको मैंने समझा दी, ठीक है। अब इसको लिख के रख लो, नोट कर लो, क्योंकि लिखी हुई नहीं है। हाँ हाँ लिख लो, कोई ना कोई चैप्टर में कहीं कुछ काम आ गई तो अब लिखी है तो फिर आप नोट कर लो, और बातें नहीं करनी आपस में, फटाफट लिखना और आगे समझ कराना। हाँ नोट कर लिया? अब वो क्वेश्चन कंप्लीट कर ले जिसके लिए आइडेंटिटी याद कर रहे थे। ठीक है, ध्यान दो, ये जो कैलकुलेशन हम कर रहे थे तो मैं हटा ही रहा हूँ, उसकी जरूरत नहीं है अभी। x प्लस वाई मांगा है तो इक्वेशन से हो जाएगा। अब ध्यान दो, यहाँ पे जो डेटा आपको दे रखा है ना, ये वाली आपकी इक्वेशन से वो मैच कर जाएगा। x प्लस वाई होल स्क्वायर x² प्लस y² प्लस 2xy, ऐसे लिख देता हूँ। फर्स्ट वाली इक्वेशन से मैच कर रहा है। हमें x प्लस वाई की वैल्यू चाहिए वैसे भी, तो ये सब डेटा अवेलेबल है तो वैल्यूज पुट कर सकते हैं। x² प्लस y² इज 325 प्लस 2 टाइम्स xy 150, इसको टोटल करके देख लो, 300 और 325 625 होगा। x प्लस वाई का स्क्वायर 625 है, हमें वैल्यू चाहिए x प्लस वाई की, स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, कितना होगा 25, बस तो यही मांगा था, अपना काम हो गया। ठीक है, x प्लस वाई इज 25। x और y इंडिविजुअली मांगा होता तो अलग बात है, फिर हम ये इक्वेशंस को यूज करके आगे सॉल्व करते, बट उसकी नीड नहीं है तो चलेगा। करना है तो आप करके देख भी सकते हो, अब तो और इजी हो गया, स्क्वेयरिंग हट गया, ये दो इक्वेशंस काम आ जाएंगे। कंप्लीट, पता चला? अब यहाँ पे कुछ और क्वेश्चंस दे रखे हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 है, ये कुछ शॉर्ट ट्रिक्स वाले और वैसे क्वेश्चंस हैं, तो इसके लिए या तो कुछ ट्रिक्स एक बार मुझे भी देखनी पड़ेगी किस तरीके से हो सकता है, अदरवाइज कोई और रास्ता ढूंढेंगे। तो वो क्वेश्चंस अभी नहीं करवा रहा हूँ, पहले अपने जो ये फॉर्मूला वाले क्वेश्चन है वो समझ लेते हैं, जो कंसेप्चुअल है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आना, पहले आइडेंटिटीज वाली सबने नोट कर ली, ठीक है, इसको हटा दो चलेगा ना? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं, यहां पे कुछ नंबर्स दे रखे हैं, क्वेश्चन थोड़ा ठीक से फ्रेम नहीं किया है, क्या बोलना चाह रहे हैं मैं समझा देता हूँ। ये एक टॉपिक है, आपने पढ़ा होगा एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज के नाम से बोलते थे। तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एग्जैक्टली क्या है थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। और यहाँ पे ना इस प्रोग्रेशन का इन्होंने टोटल मांगा, वैल्यू जो लिखा है ना, वैल्यू का मतलब समेशन, आपको ये सारे नंबर्स को प्लस करके बताना है कि कितना नंबर आएगा, वो ऑप्शन से मैच होना चाहिए। अभी ऐसे मैन्युअली प्लस करने अपने बैठेंगे नहीं, ऑब्वियसली हम फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो ये जो सीरीज दे रखी है ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं, पहले तो ये बता दो, कैसे पता चलता है? देखो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सिंपल मतलब ये है, नेक्स्ट नंबर जो आएगा वो या तो कुछ ऐड करने से आएगा या सब्ट्रैक्ट करने से, तो उसको हम बोलते हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और अगर अगला नंबर आपको मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से मिलता है तो उसको बोलेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये दो टर्म्स होते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है 3-3 यूनिट्स का गैप है, आप 3 प्लस करोगे तो अगला नंबर मिलता जाएगा। सो दिस इज एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इतना तो कंफर्म है। अब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो नोटेशंस होते हैं, जो फर्स्ट टर्म होता है उसको ए से डिनोट करते हैं। अच्छा, कॉमन डिफरेंस जो होता है उसको डी बोलते हैं, ऐसा होगा T2 माइनस T1 ऐसे करके निकालते हैं, 104 माइनस 101 दैट इज 3। ये आ गया कॉमन डिफरेंस, ये आ गया फर्स्ट टर्म, ठीक है।
और ये वाला जो टर्म है ये लास्ट टर्म है ना, इसके आगे तो कुछ है नहीं, इसको हम nth टर्म बोलेंगे। तो ये nth टर्म मतलब कौन से नंबर का टर्म है वो गिनना हो तो काउंट हो सकता है, उसके लिए एक फॉर्मूला था ऐसा कुछ, तो लिखूंगा तो याद आएगा। फॉर्मूला आपने पहले देखा होगा, मे भी भूल गए होंगे। अब कुछ याद आ रहा है ऐसा? टी एन nth टर्म a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसमें अगर मैं वैल्यूज प्लेस करूं तो ये नंबर ऑफ टर्म्स मिल जाएंगे, कितने हैं इजीली पता चल जाएगा। nth टर्म कौन सा है? 134। फर्स्ट टर्म इज 101। n कितना है हमें पता नहीं है, और कॉमन डिफरेंस 3। इसको सॉल्व करके n की वैल्यू पता चल जाएगी, देख लेते हैं। 134 माइनस 101 और ये हो जाएगा 3n माइनस 3, दिस इज 33 और ये प्लस 3 चला जाएगा। 36 इज इक्वल टू 3n। n कितना आएगा? 12। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं ये सीरीज में पता चल गया आपको, 12 ये आ गया। अब हमें इन सबका टोटल करना है। समेशन का भी एक फॉर्मूला होता था SN वाला, ठीक है। अगर आपके पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म है तो SN का ये फॉर्मूला बहुत सिंपल सा था, n/2 इंटू a प्लस एल, या a प्लस टी एन बोल सकते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये फॉर्मूला है फॉर समेशन, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यूज करके हम ये सारे नंबर्स का समेशन कर सकते हैं। n आ गया आपके पास 12/2, फर्स्ट टर्म इज 101 और लास्ट टर्म इज 134। निकाल लो कितनी वैल्यू आ रही है, ऑप्शन से मैच हो रहा है, देखो सॉल्व करके कंप्लीट करो उसको। अब एक्सप्लेनेशन में ऐसा कुछ इन्होंने एपीजीपी के फॉर्मूला समझाया नहीं, बट देखो सम्स में यूज हो रहे हैं, तो सम्स के थ्रू अपने उसको एक बार रिवाइज करते जा रहे हैं। अगर सिमिलर कुछ आया तो आपको पता होगा। वैल्यू बता दो सॉल्व करके। और वो ऑप्शन में है नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, अपने लिए अब दो ऑप्शन है। अगर इसमें मिस्टेक है, 134 लिखा है क्वेश्चन में, सॉल्यूशन में 131 लिया, अब वो कहीं से भी टैली नहीं होगा, बिकॉज नंबर ऑफ टर्म्स तो 12 आ ही रहे, वो तो मैच हो रहा है। तो 12 टर्म्स के हिसाब से आइडियली 134 ही आना चाहिए। उन्होंने 131 के हिसाब से सॉल्व किया, पूरा आंसर अलग आ गया। तो अपन ने जो ये किया है इसके हिसाब से जो आंसर आ रहा है वो अपना करेक्ट है, आप चेंज कर लो उसको। 1410 आ रहा है ना, तो ठीक है। न्यूमेरिकल्स में कितना भी हो, कोई भी बुक हो, कुछ ना कुछ मिस्टेक्स आती है, वो ऑब्वियस है। बाकी दो क्वेश्चन सिंपल है, थियोरेटिकल है। स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0 और उसका प्रीडिसेसर कुछ नहीं होगा क्योंकि हम उसमें नेगेटिव नंबर्स लेते नहीं है, तो ऑब्वियस है। तो थियरी क्वेश्चंस हो गए, ठीक है आगे बढ़े। तो ये टॉपिक कंप्लीट यहाँ पे। नेक्स्ट जो है डेसिमल फ्रैक्शंस वाला जो टॉपिक है ना, अगले पेज पे 181 में उसमें कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, वो भी देख लेते हैं। जो रेलेवेंट लगेंगे वो करवा रहा हूं पहले। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो एकदम ही ऑड है, रेलेवेंट वाले पहले देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देख लो, इफ 3/2 ऑफ अ नंबर इज 9 देन फाइंड द नंबर। बड़ा सिंपल हो गया ये, 3/2 ऑफ अ नंबर इज 9, तो ऐसे कुछ होगा, लेट द नंबर बी x, उसका 3/2 इज इक्वल टू 9, ये होगा। अब इसमें से x की वैल्यू निकाल लो, खत्म हो गई बात। कितना आएगा? 6, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन। अब ऐसा क्वेश्चन एक बार ओरली सॉल्व हो सकता है, रफ पेपर ना हो, कैलसी ना हो तो भी हो सकता है, तो पॉसिबल है। अब सेकंड क्वेश्चन देख लो, मल्टीप्लाई करने वाला पार्ट है। अब ये ओरली सॉल्व करना डिफिकल्ट है, ये तो कैलसी पे भी कर सकते हैं, तो अभी ऐसी कोई नीड नहीं है उसको सॉल्व करने की। थर्ड क्वेश्चन भी वैसे ही है, 4 माइनस 1/3 कितना होगा, एलसीएम लेके कर सकते हो आप। तो ऐसे क्वेश्चन में अभी सॉल्व नहीं करा रहा हूं। फोर्थ क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज गिवन, वन ऑफ देम इज 0.49। सिंपली क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, वैसे क्वेश्चन है। अब एक बार जो रेफरेंस बुक में आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ उसमें भी क्वेश्चंस देख लेंगे, उसमें कुछ पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस अगर मिल जाते हैं तो आइडिया आ जाएगा कैसे सॉल्व करना चाहिए। तो अभी ये जो इंस्टीट्यूट के मटेरियल में चल रहा है वो अपने एक बार कंप्लीट करते जा रहे हैं। फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखना, 1/4 ऑफ अ नंबर इक्वल्स टू 4/5 डिवाइडेड बाई 1/10। अच्छा ठीक है, ट्राई करते हैं।
देखो जैसा बोला है ना वैसा करते जाओ, इक्वेशन बनाते टाइम कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है, जो लिखा है एज इट इज उसको यहाँ पे आप कन्वर्ट करते जाओ, जो बनेगा वैसे सॉल्व कर लेंगे। उन्होंने बोला है 1/4 ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू 4/5 डिवाइडेड बाई 1/10, ये बोला है। हम इसको ही जो है कंसिडर करेंगे, उस हिसाब से सॉल्व करके देख लेते हैं, बाकी और कुछ हो नहीं सकता इसमें। ये तो x/4 है ही। एक बार ये डिवाइड को ठीक कर देते हैं मल्टीप्लाई करके, ताकि आगे कुछ सॉल्व हो सके। मल्टीप्लाई करेंगे तो रिवर्स हो जाएगा, ये 4 भी सामने ले जाओ, आ जाएगा आंसर। देख लो कितना आ रहा है, ये कट हो गया 2, 4 और 4 16 और 2 32, बस वैल्यू आ गई। तो जितना वो कॉम्प्लिकेटेड दिखता है उतना है नहीं, एक बार आपकी इक्वेशन सही बन जाए फिर आप गिन सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखना, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, फ्रैक्शन का अच्छे से यूज किया हुआ है, ये नोट कर लो फिर देखते हैं। मैं एक बार लिख रहा हूँ क्वेश्चन यहाँ पे। ठीक है, देखें कैसे अप्रोच करें क्वेश्चन को। पहले तो ये मिक्स फ्रैक्शन को ठीक करना पड़ेगा, है ना। इसको ठीक कर देते हैं, क्या बनेगा। अच्छा, डिवाइड को मल्टीप्लाई कर दे तो ये भी ठीक हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करके क्लियर करते हैं, यहाँ पे तो एलसीएम बनेगा, आपको एलसीएम भी साथ में लेना है, आप ले सकते हो। 25 + 2 डिवाइड बाई 10, डिनोमिनेटर में बनेगा 25/2, ये हो रहा है। आगे सॉल्व करें, 27/10 और डिवाइड में 25/2, आगे क्या होगा वो ऐसा ध्यान में, डिवाइड का डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाता है रिवर्स होके, वो फॉर्मेट याद है। जनरल फॉर्मेट ऐसा है, a/b डिवाइड बाई c/d। अगर ये ऐसे दिया हुआ है, ये रिवर्स हो जाता है और मल्टीप्लाई हो जाता है, ये होगा। सेम चीज यहाँ पे अप्लाई होगी, 27/10 अपनी जगह रहेगा, मल्टीप्लाई में ये उल्टा हो जाएगा, तो ये 2/25 आ जाएगा। ठीक है, समझ आया, सिंपल है। अब आप देख लो कुछ कैंसिल आउट हो रहा हो तो ठीक है, बस आगे और तो कुछ इसमें कटेगा नहीं। तो न्यूमरेटर में 27 और यहाँ पे 125, ये आपका फाइनल आंसर आया समझ में। तो मिक्स फ्रैक्शन का यूज कर लिया, डिवाइड मल्टीप्लाई का यूज कर लिया, ये वाला पार्ट भी आ गया आपके सामने। ऐसा ही एक सेकंड क्वेश्चन भी है इसमें 6th वाले में, वो आप खुद से ट्राई कर सकते हो। अभी करना है अभी कर लो, देखो कितना सॉल्व हो रहा है। नहीं समझ आया तो मैं करवाता हूँ, आप खुद से ट्राई करो। चलो सेकंड वाला देख लेते हैं एक बार सॉल्यूशन। ठीक है, बोलो। ऊपर न्यूमरेटर में तो एलसीएम होगा सिंपल, एलसीएम 20 आएगा, एक पार्ट कंप्लीट। इसमें पहले माइनस होगा मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, इसमें भी फिर एलसीएम हो जाएगा, दिस इज 9/20, 40 - 9 31/40। अब रिवर्स करके मल्टीप्लाई कर दो, 9/20 आ रहा है, मैच हो रहा है आंसर। 18/31, ठीक है।
बॉडमास वाला रूल आपको ध्यान रखना है, डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट उसी ऑर्डर में चलना है। तो यहाँ पहले मल्टीप्लाई होगा, सब्ट्रैक्शन बाद में होगा। कंप्लीट, ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट जो टॉपिक है पेज नंबर 187, वो जो सेट थियरी वाला अपना टॉपिक था ना, उसमें जो एग्जांपल्स है वो देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 तो ओरली सॉल्व हो जाएगा, आप देख सकते हो, सिर्फ कंपैरिजन करना है। x प्लस 1 और y माइनस 2 ये दो वैल्यूज हैं, उसको कंपेयर किया विद 3 एंड 1, तो उसमें तो कुछ खास कैलकुलेशन है ही नहीं, आप ओरली सॉल्व कर सकते हो, उसको जाने दो। एग्जाम्पल नंबर 2 देखना, वहां पे सेट के मल्टीप्लीकेशन की बात हो रही है। ये समझ लो, अब यहाँ पे दो सेट को मल्टीप्लाई करने की बात हो रही है। हमने जितना सेट थियरी उस दिन पढ़ा उसमें टॉपिक डिस्कस हुआ नहीं था, सम के थ्रू कवर हो जाएगा। अब जब आप p और q मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे ऑर्डर स्पेसिफिक होगा। अभी तक मैंने आपको बोला था कि एक सेट के अंदर जो भी वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, इसके ऑर्डर का कोई मतलब नहीं है। ABC लिखो या CAB लिख दो, इट इज ओके। 3 एलिमेंट्स हैं, किसी भी सीक्वेंस में ऑर्डर में चलेंगे। लेकिन जब मल्टीप्लीकेशन होता है तो ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे ना वो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे या पेयर बनेंगे, ठीक है। आप P क्रॉस Q, इसको इंटू नहीं बोलते, P क्रॉस Q बोला जाता है, क्रॉस बोला जाता है इसको, ठीक है। अब जब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हो तो A के साथ R मल्टीप्लाई होगा, तो ये एक पेयर बनेगी, स्मॉल ब्रैकेट में लिखेंगे, और ये कर्ली ब्रैकेट अपना सेट वाला रहेगा। फिर इसके बाद B, R और C, R, पता चला, ये बनेगा। अब ये ऑर्डर स्पेसिफिक है, AR और RA इज नॉट सेम, क्योंकि जब आप यहाँ पे P क्रॉस Q लिखते हो और ये पेयर लिखते हो तो इट मीन्स के फर्स्ट एलिमेंट P को बिलोंग करता है और सेकेंड एलिमेंट Q को, रिस्पेक्टिव ऑर्डर में चलेगा, ये ध्यान रखना है। सेम चीज अब Q क्रॉस P करेंगे तो सेम आंसर आएगा या डिफरेंट आएगा? ऑपोजिट हो जाएगा ना, बिकॉज Q क्रॉस P में आपको Q वाला एलिमेंट पहले लेना है। तो फिर ये R, A, दिस इज द फर्स्ट पेयर, R, B और R, C, दोनों में फर्क है, ये दोनों सेम नहीं है, तो इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। P क्रॉस Q, दो सेट को मल्टीप्लाई करना और जो पेयर्स बनी वो आपको यहाँ पे रखनी है। अब ये पेयर्स आप आगे पीछे लिख दो, फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये AR यहाँ पे लिखा, CR यहाँ पे लिखा, दैट इज ओके, बट इसके अंदर जो ऑर्डर है वो चेंज नहीं कर सकते। क्लियर? तो ये मल्टीप्लीकेशन वाला पार्ट इसमें कवर हुआ, कैसे सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन आप ध्यान में रखना, क्योंकि थियरी में आगे मल्टीप्लाई करने की बात नहीं की थी हमने, इसी से आपको ध्यान रहेगा, तो इसको टिक करके रखना एग्जाम्पल, इससे ऊपर इसमें कुछ नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसके अंदर ना वो मल्टीप्लीकेशन, आपका यूनियन, इंटरसेक्शन, सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे, तो वर्थ है उसको सॉल्व करना। इसका तो सॉल्यूशन लिखा हुआ है, आपको नोट्स में मिल जाएगा, फिर भी लिखना है तो लिख लो, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं। तब तक थर्ड क्वेश्चन में क्या कंटेंट है वो देख लेते हैं। ठीक है, ये हो गया, नोट कर लिया आपने, ये वाला कंप्लीट है। अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो स्टार्ट तो इसी से करेंगे। पहले B इंटरसेक्शन C की वैल्यू चाहिए, देख लो क्या आ रहा है। B इंटरसेक्शन C, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एलिमेंट्स या मर्ज करना है दोनों को, कॉमन एलिमेंट्स, तो B और C में कुछ कॉमन है, 4। ये हो गया अपना सिंगलटन सेट, 1 एलिमेंट ओनली। अब आपको इसको A से मल्टीप्लाई करना है, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, तो पहले A वाले एलिमेंट्स आएंगे, तो ये ऐसा दिखेगा 1 2 3 और क्रॉस में 4, ठीक है। अब
पेयर में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट बोला जाता है। 1,4 फिर 2,4 और 3,4 कंप्लीट। तो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन पूछा उसका आपका ये फाइनल आंसर है, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। बोलो समझ आया? सिंपल था एकदम, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक किसी को? समझ आ रहा है कैसे अप्लाई करना है? अब ऐसे ही आपको बाकी के पॉइंट्स भी कंप्लीट करने हैं, सिमिलर वे में हम सॉल्व करते जाएंगे। सेकंड वाले में आप क्या करोगे बता दो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, A क्रॉस B फिर A क्रॉस C, ये दोनों सॉल्व होंगे, इसमें पेयर्स बनेंगे क्योंकि ये करते फिर ऐसे पेयर्स आ जाएंगे, और फिर उसका इंटरसेक्शन। तो जो कॉमन पेयर्स होंगी ना वो बाहर निकलेंगे। समझ आ रहा है? तो पहले आपको A क्रॉस B फाइंड करने से स्टार्ट करना पड़ेगा। देख लेते हैं, बता दो A क्रॉस B में क्या पेयर्स आएंगे, वहीं से देखते हैं। 1,3 1,4 2,3 हाँ बोलो सही है, A क्रॉस B मिल गया। अब दूसरा चाहिए A क्रॉस C, वो भी देख लेते हैं, आपके पास है दोनों सेट, देख लो। ठीक है, ये सारी पेयर्स बन रही है, तो दोनों कार्टेशियन प्रोडक्ट तो आ गए अपने। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन कराना है, तो इन दोनों में से कुछ कॉमन पेयर्स निकल सकती है। जो कॉमन पेयर्स होंगी वो आपका फाइनल आंसर है। दिस इज A क्रॉस B, दिस इज A क्रॉस C। उन्होंने बोला है भाई A क्रॉस B और A क्रॉस C में इंटरसेक्शन फाइंड करो, मतलब कॉमन पेयर्स फाइंड करो। कौन कौन सी है कॉमन पेयर्स? ऑर्डर में देखते जाओ। 1,4 कॉमन है, 2,4 कॉमन है, 3,4 कॉमन है, बस। और कोई? इसमें से तो सब एक्स्ट्रा ही होंगी ऑब्वियसली। तो ये 3 पेयर्स आपकी कॉमन है, तो ये फाइनल आंसर बनेगा 1,4 2,4 और 3,4। ये फाइनल आंसर हो गया इसका। अब आया समझ में? तो 2 मैंने करवा दिए, बाकी के 2 आप ट्राई कर लो, ये नोट भी कर लो और बाकी के 2 कंप्लीट भी कर लो। तो मुझे आंसर बता देना इसमें क्या आ रहा है। ठीक है, कंप्लीट। 4th वाला हो गया, आंसर आ रहा है सबका? कोई क्वेरी है तो बताओ। चलो फिर आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट आप आ जाओ पेज नंबर 189, जिनका हो गया वो आ जाओ उस टॉपिक पे। 189 पे आ जाओ। कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, एक बार वो समझ लो। अगर ये पेंडिंग भी है तो बाद में सॉल्व कर लेना, चलेगा, फिर आपका दूसरा बैच का टाइम हो जाएगा, इसीलिए तो पहले कंप्लीट करा देता हूँ। 189 और 190 पे जो क्वेश्चंस दे रखे हैं उसमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो रिपीट है, कुछ ओरली अपने सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करना है वो समझते हैं, ऑप्शन से हो जाएगा। फर्स्ट वाला क्वेश्चन रिपीट फॉर्मेट है। हाफ ऑफ 1/3 ऑफ अ नंबर इज 20, हाफ ऑफ 1/3 ऑफ अ नंबर इज 20, देन वो हाफ 10th नहीं होगा एक्चुअली, हाफ होना चाहिए। देन हाफ ऑफ दैट नंबर विल बी, हाफ 10th जैसा तो कुछ होता नहीं है, या तो हाफ होता है या 1/10 होता। तो अगेन वो इक्वेशन ही बनानी है। हाफ ऑफ 1/3 ऑफ अ नंबर, नंबर क्या है हमें पता नहीं है, नंबर का 1/3 और उसका भी हाफ, बोला दिस इज इक्वल टू 20। ये इक्वेशन बन गया। हाफ ऑफ 1/3 ऑफ अ नंबर इज 20, नंबर का 1/3 कर दिया, उसका हाफ कर दिया, बोला दिस इज 20। तो यहां से x की वैल्यू आराम से मिल जाएगी, 120 आ जाएगा। अब इसमें से जो मांगा हुआ गया, उन्होंने बोला है हाफ 10th जैसा कुछ नहीं होगा, सॉल्यूशन से पता चल रहा है कि इट इज 1/2। वो आप करेक्शन कर लो, क्वेश्चन में हाफ 10th लिखा है उसको 1/2 कर दो। तो बोला इसका 1/2 कितना होगा, इंप्लाइड 60 होगा। ठीक है, तो ये सिमिलर टाइप का क्वेश्चन जो आगे देख रहे थे। फिर आप इसके बाद डायरेक्टली पहले एग्जाम्पल नंबर 4 देखो।
एग्जाम्पल नंबर 4 वो उस टाइप का क्वेश्चन है जो ऑप्शन से सॉल्व हो सकता है। और 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स इज 18। 2 डिजिट का नंबर है, उन दोनों डिजिट्स को मल्टीप्लाई करोगे तो प्रोडक्ट मिलेगा 18। ऑप्शन में पहले वही देख लो कौन से नंबर्स या कौन से ऑप्शन इस कंडीशन को फुलफिल करते हैं। अब 1 इंटू 9 तो 18 होगा नहीं, तो ऑप्शन 1 तो गलत है। 2 इंटू 9 इज 18, पॉसिबल है। 3 इंटू 9 27, ये भी गया। और 4 इंटू 9 भी गया 36। तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो वैसे तो यही सही होना चाहिए, पर इसमें क्वेश्चन में दूसरी कंडीशन भी है, एक बार वेरीफाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्हेन 63 इज एडेड टू द नंबर देन द डिजिट्स आर रिवर्स्ड। अपन ने नंबर 29 सिलेक्ट किया, उस पर 63 ऐड करके देखो कितना आंसर आता है, 92 हो रहा है, नंबर्स रिवर्स हो रहे हैं। तो फिर ये ऑप्शन जो है वो दोनों कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है। ठीक है, 29, तो आंसर आपका 29 आ गया। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके बिना किसी कैलकुलेटर के या बिना राइटिंग के सॉल्व हो सकते हैं, बिना फॉर्मूला के। ऐसे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहेगी, तो आप ट्राई कर सकते हो। थोड़ा प्रैक्टिस होगी तो एक बार नंबर्स रिलेट हो भी जाएंगे। द प्रोडक्ट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 14। देख लो, प्रोडक्ट बोला है, सम नहीं। When 18 is added to the number, then the digits are interchanged. ये प्रोडक्ट में नहीं सेट होगा, मिस्टेक है। प्रोडक्ट ऑफ 2 डिजिट नंबर 14 वाला कोई ऑप्शन सेट हो रहा है? ये तो 6 और 8 और 9 और 5 है, मिस्टेक है क्वेश्चन में। प्रोडक्ट नहीं, सम आएगा, सम आएगा यहाँ पे, क्योंकि 6 और 8 प्लस करोगे तो 14 बनता है, 5 और 9 प्लस करके 14 बनता है, प्रोडक्ट से तो नहीं बनेगा। तो आप उसको क्वेश्चन को चेंज कर लो, द प्रोडक्ट ऑफ 2 डिजिट नंबर नहीं, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। या ऊपर से कॉपी पेस्ट करके इन्होंने क्वेश्चन बना दिया, फिर चेंज करना भूल गए। अब देखो 2 डिजिट्स को ऐड करके 14 आ रहा है, ये तो चारों ऑप्शन में हो रहा है। अब सेकंड कंडीशन देखनी पड़ेगी, व्हेन 18 इज एडेड टू द नंबर देन द डिजिट इंटरचेंजेस। तो आपको जैसे 68 दे रखा है सपोज, तो 68 में 18 ऐड करके देखो कितना हो रहा है, 86। तो हो रहा है, रिवर्स हो गया। तो पहला ऑप्शन तो ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है। स्टिल एक बार बाकी के भी चेक कर सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। 59 प्लस 18 77। देखो ओरली करना है ना, तो 59 में 20 ऐड कर दो और 2 माइनस कर दो, ऐसे ही करना पड़ता है। 59 में डायरेक्ट 18 ऐड करके फिर वो ओरली सोच रहे हो 9 प्लस 8 17 ये वो, फिर वो घूम जाता है। तो राउंड ऑफ कर देना चाहिए। 59 में 20 ऐड कर दो 79, 2 माइनस कर दो, अपने को तो 18 ही ऐड करना था 77, तो इजीली आंसर आएगा। तो ये मैच नहीं कर रही कंडीशन, तो ऑप्शन बी गलत है। 95 प्लस 18 113, ठीक है, वो भी मैच नहीं करेगा। 86 प्लस 18 104, ये भी कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है। देखो ए ऑप्शन दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है, तो वो सही है। ठीक है, फिर एग्जांपल नंबर 6, 2/5 ऑफ 1/3 ऑफ अ नंबर इज 50। ये सेम फॉर्मेट जो अभी इसमें किया आपने, सेम टाइप का सम है। 2/5 ऑफ 1/3 ऑफ अ नंबर, लेट द नंबर बी x, उसका 1/3 उसका 2/5, सिंपल। और ये दे रखा है 50, इसमें से x की वैल्यू निकाल लो। एक बार x की वैल्यू आ गई, फिर आगे जो मांगा है वो अपने सॉल्व कर सकते हैं। ये फॉर्मेट रहे, आप देख लो कैलकुलेट करके उसको, आंसर टैली हो रहा है। 1/3 ऑफ अ नंबर पूछा है बाद में, ये सब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। x विल बी इक्वल टू 50 इंटू 5 इंटू 3 डिवाइड बाई 2, ये 25, 125 इंटू 3 375 आएगा। अगेन इसमें आंसर में मिस्टेक है, जो नंबर आ रहा है उसका 1/3 मांगा है, तो आंसर आना चाहिए 125। इनका आंसर है 1250, तो टाइपिंग एरर है, ऑप्शन में मिस्टेक है, आंसर आएगा 125। करेक्ट आंसर 125 है, चेंज कर लो। ठीक है, डन, कंप्लीट यहां तक। अब 2 क्वेश्चन बचे हैं बीच में, सेकेंड और थर्ड, वो थोड़ा इक्वेशन वाले तो आज नहीं रख रहा हूँ, कल आगे के सम्स करने ही है ना, तो उसके साथ कंप्लीट करा